हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और काफ़ी हद तक आपकी परीक्षा में हेल्प भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि इन क्वेश्चन की PDF पाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप मतलब निःशुल्क डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हृदय शोषण क्षमता के मापन से संबंधित है। ठीक है, यानी हृदय शोषण क्षमता के मापन से संबंधित है, तो कौन सा टेस्ट संबंधित है तो आपने बताना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, हार्वर्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, यानी हृदय श्वसन क्षमता के मापन से संबंधित टेस्ट कौन सा होता है, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, संक्रामक रोग हांसन को यह भी कहा जाता है, जो संक्रामक रोग हांसन होता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कुष्ठ रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऑक्सीजन की मौजूदगी में किया गया व्यायाम क्या कहलाता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में किया गया व्यायाम क्या कहलाता है, तो ऐसे व्यायाम क्या कहलाते हैं, एरोबिक व्यायाम कहलाते हैं। ठीक है सॉरी, एरोबिक व्यायाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में किया गया व्यायाम क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एनारोबिक। ठीक है, मौजूदगी में क्या होगा, एरोबिक होगा, बिना मौजूदगी में एनारोबिक होगा। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का स्रोत माना जाता है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कौन सा विटामिन मिलता है आपने बताना है, तो इसमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, कौन सा, विटामिन डी मिलता है। अगला देखते हैं, टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है रणनीति। ठीक है, क्या कहते हैं, रणनीति कहते हैं। अगला देखते हैं, खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है या क्या होना चाहिए, तो ये होता है नियोजन। ठीक है, खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है, नियोजन होता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, यानी जो हमारा शरीर होता है, तो हमारे शरीर के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो ये होती है प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन से क्या होता है, हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, जिससे हमारा शरीर जो है, शरीर का भी निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अष्टांग योग का पहला और अंतिम अंग है। ठीक है, बताना है कि 8 होते हैं अष्टांग योग में, कितने अंग होते हैं, 8 होते हैं, तो उसका पहला और लास्ट वाला बताना है। तो पहला कौन सा होता है, यम होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो समाधि होता है। ठीक है, पहला कौन सा, यम, और लास्ट वाला कौन सा है, समाधि है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 है, अष्टांग योग के अंतर्गत समाधि के कितने भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप सही है, तो रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। अष्टांग योग के अंतर्गत समाधि के कितने भेद बताए गए हैं, तो इसके 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, संप्रज्ञा और असंप्रज्ञा। ठीक है, 2 बताए गए हैं, संप्रज्ञा और असंप्रज्ञा बताए गए हैं। किसके, समाधि के। जो अष्टांग योग का जो अंतिम जो अंग होता है समाधि, तो समाधि के बताने कितने भेद होते हैं, कितने पार्ट में मतलब समाधि होती है, तो समाधि के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, संप्रज्ञा और असंप्रज्ञा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सूक्ष्म पौष्टिक आहार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है खनिज एवं विटामिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वस्तु की गति में परिवर्तन में प्रतिरोध को क्या कहते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ, वस्तु की गति में परिवर्तन में प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जड़त्व। ठीक है, क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, डायनमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे शक्ति मापी जाती है। ठीक, यानी बल मापा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, ब्लड के अंतर्गत हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है RBC में। ठीक है, RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स, यानी और आप रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं इनको। तो इसमें जो है ब्लड के अंतर्गत जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ पाया जाता है,
रेड ब्लड कॉर्पल्स में पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, कब्ज रोग संबंधित होता है? तो ये जो होता है पाचन तंत्र से संबंधित होता है, ठीक है। कब्ज रोग जो संबंधित होता है वो मतलब किस शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? तो पाचन तंत्र से संबंधित है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, प्राणायाम के अंग कुंभक के अंग हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी मतलब बारीकी क्वेश्चन है इसमें। प्राणायाम के अंग कुंभक के अंग हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कहने का मतलब है यही है कि प्राणायाम के अंग कुंभक जो है, ठीक है। प्राणायाम के 3 अंग होते हैं, रेचक, कुंभक, पूरक, ठीक है। 3 होते हैं। कौन कौन से प्राणायाम के 3 अंग हैं? रेचक, कुंभक, पूरक होते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि कुंभक के कितने अंग होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे प्राणायाम के मतलब अंग नहीं पूछा गया है कि प्राणायाम का जो अंग कुंभक होता है तो उस कुंभक के अंग कितने होते हैं, मतलब अंग के अंग बताने हैं। तो प्राणायाम का अंग कुंभक है और कुंभक के कितने अंग होते हैं? तो कुंभक के 8 अंग होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17, रक्त में जमाव में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? तो रक्त यानी ब्लड के जमाव में महत्वपूर्ण भूमिका जो विटामिन निभाते हैं तो उसमें विटामिन के होता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, डलहौजी एथलेटिक क्लब की स्थापना कोलकाता में कब की गई? तो स्थापना की गई है इसकी 1880 में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, शब्द हैंग, जो शब्द ये यहाँ पे है हैंग, ठीक है। शब्द हैंग तकनीक किस खेल से संबंधित है? तो ये हैंग शब्द जो होता है लंबी कूद से संबंधित होता है, ठीक है। क्या है? लंबी कूद से संबंधित है शब्द हैंग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी लंबी कूद से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 21, कृष्ण पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये डिस्कस थ्रो, ठीक है, क्या यानी चक्का फेंक या तस्तरी फेंक खेल से संबंधित हैं, ठीक है। डिस्कस थ्रो को ही चक्का फेंक या तस्तरी फेंक भी कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22, पिरामिड टूर्नामेंट एक प्रकार का होता है? तो ये होता है एक प्रकार का चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। जो पिरामिड टूर्नामेंट या पिरामिड प्रतियोगिता जो होती है एक प्रकार की चैलेंज टूर्नामेंट होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23, एलिमिनेशन टूर्नामेंट किसे कहा जाता है? तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट जो होता है वो नॉकआउट टूर्नामेंट को कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24, मुलर एंडरसन प्लेबैक मेथड किस प्रकार के टूर्नामेंट के उदाहरण हैं? तो मैं रिपीट कर देता हूं इसको एक बार, मुलर एंडरसन प्लेबैक मेथड किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है? तो ये होता है नॉकआउट, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, किस टूर्नामेंट में सभी टीमें आपस में एक दूसरे से मैच खेलती हैं? ठीक है, आपने बताना है कि जो कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें जो जितनी भी टीमें होती हैं वो सभी आपस में एक दूसरे से मैच खेलती हैं। तो ऐसा कौन सा टूर्नामेंट होता है? तो ये होता है लीग टूर्नामेंट, ठीक है। लीग टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें होंगी वो सभी आपस में मैच खेलेंगी। अगला देखते हैं क्या है, लीग प्रतियोगिता को यह भी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है राउंड रोबिन प्रतियोगिता, ठीक है। क्या है, लीग प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? राउंड रोबिन प्रतियोगिता भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 27, किसी संस्था की चार दीवारी के अंदर कराई गई प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इंट्राम्यूलर, ठीक है, इंट्राम्यूलर कहलाती है। और कहने का मतलब यही है, जैसे मान लो एक कोई विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय है तो विद्यालय में जितने भी छात्र हैं उस विद्यालय के छात्र सभी आपस में यदि कोई प्रतियोगिता करते हैं या खेलते हैं तो यानी कहने का मतलब जैसे एक विद्यालय है तो उस विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी होंगे वो आपस में कोई प्रतियोगिता करते हैं, खेल खेलते हैं अपनी मतलब संस्था या चार दीवारी के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? इंट्राम्यूलर कहलाता है। उसी जगह पर एक संस्था जब दूसरी संस्था के साथ में मैच खेलती है या प्रतियोगिता कराई जाती है तो उसका एक्स्ट्राम्यूलर कहलाता है, ठीक है। क्या? एक्स्ट्राम्यूलर कहलाता है। लेकिन जब एक ही संस्था के स्टूडेंट, खिलाड़ी या फिर जो व्यक्ति होते हैं तो वो जब अपनी ही संस्था में चार दीवारी के अंदर जब किसी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं या खेलते हैं तो क्या कहलाती है? वो इंट्राम्यूलर कहलाती है, ठीक है। चार दीवारी के अंदर जो खेला जाता है वो क्या होता है? इंट्राम्यूलर होता है, एक ही संस्था द्वारा, ठीक है। लेकिन जब किसी अन्य संस्था या
किसी अन्य संस्था के साथ खेला जाता है तो वो एक्स्ट्रामूलर हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंट्रामूलर अंदर वाला और बाहर वाला एक्स्ट्रामूलर। ठीक है, इंट्रामूलर अंदर वाला, एक्स्ट्रामूलर बाहर वाला। ठीक है, इस तरीके से कुछ याद कर लेना। अगला देखते हैं क्या है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अनुसार अंतर विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम आयु होनी चाहिए। तो इस कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। मैं इसको रिपीट करता हूँ, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अनुसार, ठीक है, किसके? भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अनुसार। क्वेश्चन ध्यान से आप देखिए। ठीक है, तो किसके अनुसार? भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अनुसार क्या है? अंतर विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, किसके? अंतर विश्वविद्यालयी खेलों की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन कराता है? ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है कि जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन कराता है? तो राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया करवाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SGFI कहते हैं। अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं क्या है। सॉरी, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव, ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। अगला देखते हैं, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये महिला हॉकी से संबंधित है। ठीक है, जो हॉकी होती है, जो महिला हॉकी होती है, महिला हॉकी से संबंधित होती है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। अगला देखते हैं, द चेस यानी जिसे हम शार्क भी कहते हैं। ठीक है, द चेस खेलों की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 1984 काठमांडू नेपाल से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33, एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई थी गुरुदत्त सोंधी द्वारा। ठीक है, एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 नई दिल्ली में किसके द्वारा की गई थी? तो 1951 दिल्ली में किसके द्वारा की गई है? गुरुदत्त सोंधी के द्वारा की गई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आयोजन कौन कराता है? तो एशियाई खेलों का जो आयोजन होता है वो कौन कराता है? तो एशिया की जो ओलंपिक काउंसिल होती है वो करवाती है। ठीक है, यानी OCA, जिसे हम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है, एशियाई खेलों का आयोजन कौन कराता है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA कराता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 35, फर्ट लेक एक स्वीडिश शब्द है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, फर्ट लेक जो है एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है, ठीक है, तो फर्ट लेक का क्या अर्थ होता है ये आपने बताना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, फर्ट लेक एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गति खेल, यानी जिसे हम स्पीड प्ले कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, फर्ट लेक प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? तो फर्ट लेक जो प्रशिक्षण होता है इससे, या फर्ट लेक ट्रेनिंग जो होती है इससे क्या विकसित करते हैं? तो इंडोरेंस विकसित करते हैं, यानी सहनशीलता या दमखम मतलब विकसित किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37, फर्ट लेक प्रशिक्षण को कब व किसने विकसित किया था? तो फर्ट लेक प्रशिक्षण यानी स्पीड प्ले कह लीजिए या फर्ट लेक कह लीजिए, तो फर्ट लेक प्रशिक्षण या ट्रेनिंग को किसने विकसित किया था? तो गोस्टा होमर। ठीक है, गोस्टा होमर ने कब? 1937 में किया था। ठीक है, 1937 में विकसित किया था किसने? गोस्टा होमर ने। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हम शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या होता है? तो इसका जब हम किसी प्रतियोगिता में या शारीरिक क्रिया में भाग लेते हैं तो उसका मुख्य जो होता है उद्देश्य क्या होता है? शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना। ठीक है, जो हमारे अंदर शक्ति होती है अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना हर एक खिलाड़ी या फिर जो भी व्यक्ति है जो कि शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सबसे अहम उद्देश्य जो होता है वो अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना, परफॉर्म करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 39, सर्किट ट्रेनिंग का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो मॉर्गन एवं एंडरसन द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके? मॉर्गन एवं एंडरसन द्वारा किया गया था। और हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपने हमें कमेंट में बताना है।
प्लेइंग इट्स माई वे, ठीक है, क्या है, प्लेइंग इट्स माई वे जीवनी है, ये किस भारतीय क्रिकेटर की जीवनी है, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, प्लेइंग इट्स माई वे किस भारतीय क्रिकेटर की जीवनी है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। भारत के वो महानतम से महानतम प्लेयर हैं, इतनी मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपको आपकी परीक्षा में काफ़ी हद तक हेल्प भी करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए यदि अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। फिलहाल आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा भाई को ज़रूरत है, भाई का सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।